ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। इफ एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ सब्सटेंस ए इज रब्ड विथ एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ सब्सटेंस बी। एक ऑब्जेक्ट है जो सब्सटेंस ए से बनी है और दूसरी ऑब्जेक्ट है जो सब्सटेंस बी से बनी है। ठीक है, मटेरियल अलग अलग है दोनों का, दोनों आपस में रब की गई। तो क्या हुआ कि ए बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड बी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। तो ए पॉजिटिव चार्ज हो गया और बी नेगेटिव चार्ज हो गया। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकलेगा कि ये पॉजिटिव चार्ज हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है इस बॉडी में ट्रांसफर हुए। ठीक है, तो ये तभी तो पॉजिटिव बनेगा ना। तो ए इलेक्ट्रॉन किसमें से निकल रहा है? ए से। इसका मतलब किसका वर्क फंक्शन क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए कंपैरिजन टू बी। ठीक है ना। तो ए का वर्क फंक्शन क्या है? वर्क फंक्शन ऑफ ए इज लेस देन वर्क फंक्शन ऑफ बी। यहां से ये कंक्लूजन निकला। ठीक है ना। अब देखते हैं आगे क्या है। इफ हाउ एवर एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ सब्सटेंस ए, अब फिर वही ऑब्जेक्ट लेते हैं जो सब्सटेंस ए की बनी है। ठीक है, इज रब्ड अगेंस्ट एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ सब्सटेंस सी। अब उसको हमने रब किया किससे? एक ऐसी ऑब्जेक्ट से जो सी सब्सटेंस की बनी है। तब क्या होता है? देन ए बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। तब क्या हुआ कि ए नेगेटिवली चार्ज हो गया। अब नेगेटिव कैसे आएगा? जब इसमें इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से आए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स अब इधर फ्लो करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अब किस में से निकल रहा है? सी से। इसका मतलब सी का वर्क फंक्शन जो है वो ए से कम है। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकालेंगे? वर्क फंक्शन ऑफ सी इज लेस देन वर्क फंक्शन ऑफ ए। इसका वर्क फंक्शन कम है, इसलिए इजिली इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चले जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? व्हाट विल हैपन इफ एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ सब्सटेंस बी इज रब्ड अगेंस्ट एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ सब्सटेंस सी। तो बी वाली ऑब्जेक्ट और सी वाली ऑब्जेक्ट को जब आपस में हम रब करेंगे, रगड़ेंगे, तो क्या होगा? ठीक है, कौन पॉजिटिव होगा और कौन नेगेटिव, ये बताना है। ठीक है, तो अगर इन दोनों रिलेशन को ध्यान से देखें तो क्या समझ में आता है कि जो बी का वर्क फंक्शन है वो ए से ज्यादा है और जो ए का वर्क फंक्शन है वो सी से ज्यादा है। इसका मतलब अगर इन दोनों में रिलेशन बनाए, ठीक है, तो क्या होगा कि वर्क फंक्शन ऑफ सी इज लेस देन वर्क फंक्शन ऑफ बी। है ना, इस ए को हटा दो यहाँ से। ठीक है, बी का ए से भी ज्यादा है और ए का सी से ज्यादा है, तो ये सबसे छोटा हो गया और ये सबसे ज्यादा हो गया। है ना, तो इस तरीके से लिख सकते हैं वर्क फंक्शन ऑफ ए लेस देन वर्क फंक्शन ऑफ बी। ये तीनों में रिलेशन हो गया, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें केवल बी और सी का चाहिए। है ना, तो बी का सी का वर्क फंक्शन क्या है? कम है, और बी का वर्क फंक्शन ज्यादा है। इसका मतलब किसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? सी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, तो सी से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ जाएंगे? बी में। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यहाँ से तो ये कैसा होगा? पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। और ये कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये होगा पॉजिटिव चार्ज और ये होगा नेगेटिव चार्ज। तो ये इसका आंसर है। आंसर क्या होगा? सी बिकम्स पॉजिटिव एंड बी बिकम्स नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें क्या बोला गया है? सो ऑब्जेक्ट ए, बी एंड सी आर 3 आइडेंटिकल इंसुलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। ओके, तो 3 स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं जो कि इंसुलेटेड है, मतलब एक दूसरे से इनका कोई कांटेक्ट नहीं। ओरिजिनली ए एंड बी हैव चार्जेस ऑफ 3 मिली कूलम। ठीक है ना, तो ऐसे अगर लिखा है तो ये मिली है, ऐसे है तो ये माइक्रो है। ठीक है ना, ये मिली है, ये माइक्रो है, ये नैनो है। ठीक है ना, अगर ऐसे लिखा है, ऐसे स्मॉल पी लिखा है तो ये क्या है? पीको है। ठीक है, ऐसे ही फेम्टो होगा। ठीक है ना, ये ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। मेन ये है। ठीक है, मिली का मतलब 10 to the power -3, माइक्रो का मतलब 10 to the power -6, नैनो का मतलब 10 to the power -9, पीको का मतलब 10 to the power -12 और फेम्टो का मतलब 10 to the power -15। ठीक है, तो ये आगे के क्वेश्चंस के लिए याद रखें। ठीक है, हमको जनरली ये चीजें देखने को मिलेंगी। ओके, तो अभी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? +3 मिली कूलम। तो किस पर ए, ठीक है, और बी, इन दोनों पर कितना चार्ज था पहले से? +3 मिली कूलम इस पर और +3 मिली कूलम इस पर। उसके बाद सी हैज अ चार्ज ऑफ -6 मिली कूलम। तो सी पे कितना चार्ज था? सी पे चार्ज था -6 मिली कूलम। अब क्या होता है? ए एंड सी आर अलाउड टू टच, देन दे आर मूव्ड अपार्ट। तो क्या हुआ कि ए और सी इन दोनों को टच कराया गया। ठीक है, इन दोनों को
टच कराया गया और उसके बाद अलग अलग रख दिया गया। ठीक है, टच कराने का मतलब ये दोनों का किस में आ गए, कांटेक्ट में आ गए। और कांटेक्ट में आ गए, चाहे इनको टच कराएं चाहे इनको वायर से कनेक्ट कर दें, ऐसे वायर से कनेक्ट कर दें, कुल मिलाकर के दोनों क्या हो गए, कांटेक्ट में आ गए ना। और जब कांटेक्ट में आएंगे तो दोनों का चार्ज अलग अलग है, दोनों का चार्ज अलग अलग है, इसके लिए इसलिए दोनों का पोटेंशियल भी अलग अलग होगा। तो अब क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफर। ठीक है, कहां से कहां तक, हाइयर पोटेंशियल वाली बॉडी से लोअर पोटेंशियल वाली बॉडी की तरफ। ठीक है, तो कब तक होगा, जब तक कि दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए। पोटेंशियल कब सेम होंगे, जब दोनों के चार्जेस सेम सेम हो जाए, है ना। तो अब टोटल चार्ज को क्या होना है, टोटल चार्ज जो इसका और इसका है, ठीक है, उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाना है। तो टोटल चार्ज कितना है ये देख लेते हैं। ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना हुआ, -6 + 3 कितना होगा, -3 मिली कूलम। तो इसका आधा मतलब -3/2 इस बॉडी पर और -3/2 इस बॉडी पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3/2 मिली कूलम और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, -3/2 मिली कूलम। तो अब ये ए और सी का चार्ज है। ठीक, अब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट बी एंड सी आर अलाउड टू टच बिफोर दे आर मूव्ड अपार्ट। अब क्या होता है कि बी और सी को दूर दूर ले जाने से पहले उनको भी क्या कराते हैं, हम टच कराते हैं। ठीक है, तो अब किसको लेते हैं, सी को, और किसको लेते हैं, बी को। तो इन दोनों को टच कराएंगे। ठीक है, इसके साथ हमने टच कराया बी को। ठीक है, तो बी के साथ किसको टच कराया, सी को। ठीक है, तो क्या होगा, सी पे अब चार्ज है -3/2 मिली कूलम और बी पे कितना चार्ज है, +3 मिली कूलम। ठीक है ना, तो टोटल चार्ज क्या हुआ, टोटल चार्ज हो गया +3। ठीक है, +3 और -3/2। तो क्या होगा इसका आंसर, 3 में से 3 का हाफ निकल जाएगा तो क्या बचेगा, +3/2। ठीक है, +3/2। तो अब बी और सी को जब हम अलग अलग करेंगे तो इस पे चार्ज कितना आएगा, +3/4 और इस पे चार्ज कितना आएगा, +3/4। ठीक है ना, क्योंकि 3/2 अब टोटल चार्ज हो गया तो टोटल का आधा मतलब 3/4 यहाँ पर और टोटल का आधा 3/4 यहाँ पर, इन दोनों पर चार्ज हो जाएगा, किसमें, मिली कूलम, है ना। तो अब ये सिचुएशन हो गई फाइनल। ठीक है, ए पे कितना आ गया, -3/2। तो ये हो गया फाइनल चार्ज तीनों बॉडी पे। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब पूछा क्या जा रहा है, इफ ए एंड बी आर नाउ हेल्ड नियर ईच अदर दे विल। तो ए और बी को अगर हम पास पास रखेंगे तो वो क्या करेंगे। ठीक है, दे विल, फर्स्ट ऑप्शन है अट्रैक्ट करेंगे और सेकंड है रिपेल करेंगे। तो क्या करेंगे ये बताना है। तो अट्रैक्ट और रिपेल, इन दो चीजों को जानने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि दोनों चार्जेस का नेचर कैसा है। तो ए चार्ज कैसा है, नेगेटिव, ए कैसा है, नेगेटिव है, और बी कैसा है, पॉजिटिव है। तो जब ए नेगेटिव है बी पॉजिटिव है, दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, इफ ए एंड सी आर नाउ हेल्ड नियर ईच अदर दे विल। तो ए और सी क्या करेंगे, ए कैसा है, नेगेटिव और सी कैसा है, पॉजिटिव। तो ये भी क्या करेंगे, अट्रैक्ट। ठीक है ना, तो दोनों का ही आंसर क्या होगा, अट्रैक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं यहाँ पर बना देता हूँ क्वेश्चन को। तो यहाँ पर ये एक स्फेयर ए है, मेटल स्फेयर, और एक दूसरा स्फेयर इसी के साथ टच करते हुए रखा गया है बी। ये एक इंसुलेटेड स्टैंड पर है। ठीक है, और ये भी अपने इंसुलेटेड स्टैंड पर है। तो इस तरीके से ये दो स्फेयर टच करते हुए रखे गए। ठीक है, अब होता क्या है कि यहाँ पर हम एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड को लेकर के आते हैं, एक ऐसी रॉड को लेकर के आते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज इसके पास। ठीक है, तो अब 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये सिचुएशन गिवन है जो कि मैंने बताया। ठीक है, अब 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि व्हाट वुड हैपन इफ द रॉड इज रिमूव्ड बिफोर द स्फेयर्स आर सेपरेटेड। ठीक है, तो अभी ये रॉड है, ये स्फेयर्स हैं। ठीक, तो जब पॉजिटिवली चार्ज रॉड को हम इसके करीब लेकर के आएंगे पास में, तो कुछ होगा, कुछ एक्टिविटी होगी ना यहाँ पे। अब वो एक्टिविटी जो भी हो, चार्ज का ट्रांसफर होगा इधर उधर।
अब टच नहीं कराया जा रहा है तो खुद माइंड में आना चाहिए, इतना मैंने बता दिया है कि जब टच नहीं करा रहे हैं और पास में कोई चार्ज बॉडी ला रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे इंडक्शन होगा। क्या होगा? इंडक्शन होगा ना, ठीक है। तो इंडक्शन होगा तो चार्ज स्फेयर्स को अलग अलग करने से पहले ही यदि हम इस रॉड को हटा लें, मतलब ऐसे ही ये स्फेयर्स रखे हैं और हम रॉड को पास में लाते हैं, थोड़ी देर यहीं रखते हैं और फिर रॉड को हटा लेते हैं यहाँ से, तो क्या होगा ये बताना, ठीक है। तो इसी को पहले सॉल्व कर लेते हैं पहले क्वेश्चन को। तो जब हम रॉड को पास में लेके आएंगे तो होगा क्या कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा? सारे के सारे इलेक्ट्रॉन। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो इधर आकर के इकट्ठा हो जाएंगे, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कैसा बचेगा? केवल और केवल पॉजिटिव बचेगा। और ऐसे ही इधर का भी होगा ना, सारे के सारे पॉजिटिव इधर हो जाएंगे, बचेगा केवल क्या? नेगेटिव चार्ज। और ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है। तो एक तरीके से तो ये समझ सकते हैं, ठीक है, ये पहला तरीका हो गया समझने का। ये एक्चुअली में क्या होगा कि ये सरफेस इसका नेगेटिव हो जाएगा और ये सरफेस क्या हो जाएगा? इसका पॉजिटिव। एक तो तरीका ये हो गया समझने का। दूसरे तरीके से क्या समझ सकते हैं? दूसरे तरीके से मैंने जो बता रखा है बाई इंडक्शन, ठीक है। इंडक्शन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अब दोनों ये मिल करके एक बॉडी बन गए ना, दोनों मिल करके, क्योंकि ऑलरेडी टच थे तो बॉडी कैसे बन गई? बॉडी ऐसे बन गई, ठीक है। तो इस तरीके से एक बॉडी हो गई और यहाँ पर हम रॉड लेकर के आए हैं पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। तो बाई इंडक्शन प्रिंसिपल क्या कहता था कि ये रॉड अपने सामने वाले फेस पर कैसा बनाएगी? अपने अपोजिट चार्ज। तो यहाँ पर क्या बनेगा? नेगेटिव चार्ज, है ना। और दूर वाले सरफेस पे क्या बनेगा? इसी के जैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि चार्ज क्या है? चार्ज कंजर्व होता है। पहले इन दोनों पर नेट चार्ज क्या था? 0 था। तो बाद में भी नेट चार्ज क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, है ना। तो नेट चार्ज 0 हो जाएगा और यहाँ पर भी, ठीक है ना। तो इसलिए ये तो एक्चुअल जो सिचुएशन होगी वो ये होगी कि इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब अगर अभी हम रॉड को हटा लेते हैं, ठीक है, ऐसे ही सिचुएशन में इनको रहने दे और रॉड को हटा ले, तो क्या होगा? रॉड को हमने रिमूव कर दिया, तो रॉड को जैसे ही रिमूव करेंगे वैसे ही ये दोनों चार्ज क्या करेंगे? एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और फाइनल चार्ज क्या हो जाएगा इसका? 0, ठीक है। तो वही सिचुएशन पहले वाली फिर आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये हो गया पहले का आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? वुड द इंड्यूस्ड चार्जेस बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड इफ द स्पेयर्स हैव डिफरेंट साइज एंड मास, ठीक है। तो अगर ये दोनों स्पेयर्स अलग अलग साइज के हों, ठीक है, अलग अलग साइज के हों और अलग अलग वॉल्यूम के हों, तब क्या जो इंड्यूस्ड चार्ज होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो इसका आंसर है यस। जो इंड्यूस्ड चार्ज है वो ये नहीं देखता कि कितना इसका मास है या कितना इसका वॉल्यूम, ठीक है। जो हम बॉडी लेकर के आ रहे हैं उसी के इक्वल चार्ज अपोजिट और इक्वल यहाँ पर होता है और उतना ही चार्ज यहाँ पर होता है, ठीक है ना, इस साइड। तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे के क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। तभी एक दूसरे को क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज करेंगे, ठीक है। क्योंकि नेट चार्ज पहले 0 था और बाद में भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसलिए सेकंड का आंसर क्या होगा? यस होगा। ये किसी भी डिफरेंट साइज या मास के होंगे तब भी चार्ज क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन ये है कि रॉड को हम यही रहने दें, ठीक है, ऐसी सिचुएशन है ना, पहले वो सिचुएशन हम बना लेते हैं कि क्या हुआ, ये सरफेस कैसा हो गया? नेगेटिव, और ये सरफेस इधर इसका कैसा हो गया? पॉजिटिव, ठीक है। तो अब बोला क्या जा रहा है कि रॉड को यही रहने देते हैं, केवल स्फेयर्स को अलग अलग कर देते हैं। तो जब स्फेयर को अलग अलग करेंगे तो ए इधर हो गया और बी इधर हो गया, ठीक है। तो ए पर कैसा था? नेगेटिव चार्ज और बी पर कैसा था? पॉजिटिव चार्ज। तो ये मेटल स्फेयर है, मेटल स्फेयर है तो ये चार्ज क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे सरफेस पे। पूरा सरफेस कैसा हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज। और ये भी मेटल स्फेयर है तो ये भी क्या होगा? पूरा का पूरा चार्ज इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज और ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन का आंसर। तो ये कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे जो मैंने कराए, ठीक है। बाकी मैं एक असाइनमेंट दे रहा हूँ,
आप लोग अपने लेवल पे उसको ट्राई करें, ठीक है। जितने क्वेश्चन बनते हैं ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में उसको हम सॉल्व करेंगे।